A very good afternoon to all the inter students out there. Today we will be covering the topic of the audit documentation with us, and this is the very short chapter, and you can easily get 4 to 5 marks in exams from this chapter if you read it very carefully. If you revise it carefully with me. So in today's class, we will cover up the entire chapter. Like we will do the 100% coverage of it, and so that it can be easy for you to revise it at the end, and maybe you can prepare the notes and keywords, write down the keywords side by side with you. So when you write it down with your hand, so you will be able to remember them clearly. ये मेरा भी experience है, जब आप साथ में खुद से लिखते हो तो it becomes little bit easy for you to remember the things at the end. ठीक है? So first thing is the chapter is the audit documentation. So we will quickly starting this chapter. So we should remember that what is audit, what is actually the objective of this standard, right? So why we are using this chapter, what is the basic objective behind this chapter. So the first is a sufficient and appropriate record on the basis of the audit's report and evidence that the audit was planned and performed in accordance with essays and applicable legal requirements. So basically, whenever you are preparing the work papers, audit documentation is work paper. For example, आपने कोई भी पीपीई का वर्क पेपर बनाया, तो उस पीपीई का वर्क पेपर में आपको पहले ना उसके स्टार्ट में प्रोसीजर्स लिखने होते हैं कि व्हाट प्रोसीजर्स यू विल फॉलो टू कवर अप द पीपी. ठीक है, उसके बेसिस पे मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू लाइक वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर्स ऑल्सो, लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स ऑल्सो, कि देयर आर सर्टेन असर्शंस राइट ऑन द बेसिस ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पीपी की हमारी असर्शंस हैं एग्जिस्टेंस, तो उस एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स यू विल फॉलो, राइट इट डाउन इन योर वर्किंग पेपर. एंड देन उस एग्जिस्टेंस को क्या प्रोसीजर्स आपने अप्लाई करे वो लिखो, एंड उसके बेसिस पे आपका कितना ज्यादा आपका ओपिनियन डेविएट हुआ, नहीं हुआ, क्वालिफाइड है, इनक्वालिफाइड है, आप उस वर्किंग पेपर में उसको शो करोगे. नॉट ओपिनियन एग्जैक्टली, बट आप ये शो करोगे कि अच्छा ये वाले मैटर्स मेरे हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए और इनका मैंने यहाँ पे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए. सो उसका मतलब है एविडेंस है. एविडेंस क्या है? जो आपने वर्किंग पेपर बनाया है दैट इज एक्चुअली द एविडेंस किस चीज का, दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसेज. ठीक है, बिकॉज डिफरेंट एसेस गाइड अस डिफरेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल 501 इज गाइडिंग अस रिगार्डिंग द डिफरेंट थिंग, 505 इज गाइडिंग अस विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑफ द डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स. सो एविडेंस है and that the audit was planned and performed in accordance with the essays and applicable legal and the regulatory requirements. ठीक है, उसके बाद हमने जो भी हमारे पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है, दिस कैन बिकम द पार्ट ऑफ द एमसीक्यू आल्सो, कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे पास होता है, इज इट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैनेजमेंट और इज इट द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर. सो क्लियरली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर ओनली, बिकॉज वो ही सब कुछ बनाता है, वो ही सब कुछ करता है, तो इट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर एंड नॉट द मैनेजमेंट. ये एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार आता है, विच इज वेरी इजी, बट आप इसको याद रखना. ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑडिट एविडेंस. ठीक है, सफिशिएंट होना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए. मैंने सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस को बहुत ही डिटेल में समझाया इन माय फर्स्ट वीडियो ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, वहां से आप उसको अच्छे से दोबारा से समझ सकते हो. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में वी हैव टू थिंग्स, फर्स्ट इज द ऑडिट फाइल एंड द सेकंड इज द कंप्लीशन मेमोरेंडम. सो दिस इज जस्ट द बेसिक. तो अब आपको क्या करना होता है, जो हमारे पास एक एसए 230 है, ठीक है, वो आपको बेसिकली बोलता है कि आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर. एवरी एसए स्पेसिफाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो एसए 230 स्पेसिफाइज कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर कि जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो प्रोसीजर्स कर रहा है, जो भी वो एविडेंसेस गैदर कर रहा है, सो ही शुड प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सेम. ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको उसको डेफिनेशन इसकी मैं अगर आपको लर्न कराऊं, तो इसकी डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, वन बाय वन आप उसको लर्न कर सकते हो कि जो भी आपने रिकॉर्ड है किस चीज का, जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, एग्जिस्टेंस का आपने कौन सा प्रोसीजर फॉलो करा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए कौन सा करा है, कैश के लिए इफ यू हैव taken the bank reconciliation to match the balance of the cash in your
इन योर फाइनेंशियल्स, तो आपने कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स एक्चुअली फॉलो करे, प्लीज राइट इट डाउन कि उसका आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकंड में आपके पास जो भी उससे प्रोसीजर्स, तो हमें समझ में आ गया कि वी हैव द लिस्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, हमारे पास 10 ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो हमने लिख दी कि हमें ये प्रोसीजर्स करने टू गेट अ फेयर ओपिनियन ऑफ दिस एरिया। तो उसके बेसिस पे आपको कितने रेलिवेंट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं और लास्ट में आपका कंक्लूजन क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ द कैश, जो कि बहुत ही सिंपल है, तो अगर सपोज करो कैश एंड बैंक का वेरिफिकेशन करना चाहते हो या कैश एंड बैंक से रिलेटेड अगर आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मंगाई है, ठीक है, तो आपने क्या मंगाई है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मंगाई है। तो उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से आपको क्या मिलेगा, बैलेंस। आप ये चेक करोगे कि मेरा बैलेंस मेरी बुक से कितना मैच कर रहा है। कुछ ऐसी भी चीज होगी कि बैलेंस मैच नहीं कर रहा, देन यू विल गो एंड आस्क फॉर द बैंक स्टेटमेंट्स कि मुझे डिटेल वाइज मुझे लिस्ट दो, ठीक है। और उसके बेसिस पे कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके कुछ क्लोज्ड अकाउंट्स हो गए होंगे, कुछ आपके अकाउंट्स मर्ज हो गए होंगे, कुछ आपके अकाउंट्स जो होंगे वो अभी भी चल रहे होंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे एविडेंसेस आपको एकदम टिप टॉप मिल गए। कुछ ऐसा होगा कि अच्छा अब इसमें ये चीज मुझे मैनेजमेंट से और पूछनी है या इसके बेसिस पे मेरा ये कंक्लूजन निकला है। तो वट एवर द थिंग यू हैव परफॉर्म वाइल कवरिंग द एरिया ऑफ द एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम, बीट पीपी, बीट कैश, डेटर, क्रेडिटर, लीजेस, एनीथिंग, सो यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड। किस चीज का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, रेलिवेंट ऑडिट एविडेंसेस एंड द कंक्लूजन रीच, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट ही एविडेंसेस एंड कंक्लूजन्स रीच, तो APAEC, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स जो हमने परफॉर्म करे, आगे पीछे की लाइन तो यू कैन फ्रेम ऑन इट ओन ऑन योर ओन। तो ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंसेस एंड द कंक्लूजन्स जो भी हमने क्या करा, रीच आउट करा। एंड दिस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग ना वर्किंग पेपर भी बोलते हैं। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म, रेलिवेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन्स रीच, टर्म्ड एज द वर्किंग पेपर और वर्क पेपर्स आल्सो यूज्ड एज समटाइम्स। जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा आपने इस चीज का वर्क पेपर बनाया है, ऑडिटर से हर कोई पूछता है, तो वो एक्चुअली यही पूछते हैं कि अच्छा आपने सब कुछ उसको रिटेन करा है क्या, जो भी आपने बनाया है वो डॉक्यूमेंटेशन बनना चाहिए। बिकॉज वी विल स्टडी अभी आगे कि इसकी बेसिकली एडवांटेजेस क्या है, व्हाई वी नीड टू डॉक्यूमेंट इट, बिकॉज आपको पता चल जाएगा। अगर सपोज करो इफ आई टेल यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, अगर आज आपके पास किसी का ऑडिट आया और आपको एक अलॉट कर दिया एरिया डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज एंड द स्किल्स यू हैव कि अच्छा इस वाले बच्चे को कैश बहुत अच्छे से ऑडिट करना आता है, या इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से ऑडिट करने आते हैं, और सबकी मेथोडोलॉजीज अलग होती हैं ऑडिट करने की, ठीक है। तो आप अगर सपोज करो आपके पास कुछ प्रीवियस ईयर का डॉक्यूमेंटेशन पड़ा होगा, कोई वर्किंग पेपर होगा, तो यू कैन इजीली रेफर दैट और आपको समझ में आएगा अच्छा इन्होंने लास्ट ईयर इस तरीके से किया था। तो दैट इज व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या होगा कि आपने किस तरीके का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है। ऐसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है जिससे आपको लगे कि मेरे पास क्या है, a sufficient and appropriate record for the basis of the auditor's report, because ultimately हमारे audit का purpose क्या है, to give the opinion on the basis of the conclusions reached। conclusions कहाँ से आएंगे, जितना अच्छा, जितना sufficient and appropriate मेरे पास क्या होगा, evidence होगा। तो make sure कि जो आपका audit documentation है वो आपका क्या है, sufficient and appropriate record है ऑफ द बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, की दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास अगर आज ये चीज है 50 मार्क्स लाने हैं आपको ऑडिट में, या सपोज 60 मार्क्स लाने हैं, तो व्हाट इज द बेस, तो बेस इज बहुत एक्सीलेंट प्रिपरेशन, ठीक है। टिप्स पे आपके आरटीपीज एमटीपीज होने चाहिए, ठीक है, आपके एमसीक्यूज ऑन टिप्स होने चाहिए, तो दिस इज द बेस। तो इन द सेम वे जो आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, दैट शुड बी इन एन एप्रोप्रिएट बेस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड एविडेंस होना चाहिए कि ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट एसेस एंड एप्लीकेबल लीगल एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स व्हिच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर कि आपको इस तरीके से अपना क्या बनाना है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि किस तरीके से, अब ये बार बार वही चीज हो रही है, नेचर भी वही है, ठीक है, और हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी वही है। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द पर्पस, तो ये आ सकता है आपको, मतलब 5 मार्क्स में मे बी यू कैन एक्सपेक्ट दिस, और मे बी यू कैन एक्सपेक्ट एन एमसीक्यूज आउट ऑफ दिस कि अच्छा इसमें से कौन कौन से पर्पस आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल पूछूं ना लेमैन लैंग्वेज, इफ यू हैव सम डॉक्यूमेंटेशन इन योर हैंड, ठीक है, आज की डेट में अगर आप कुछ भी कर रहे होते हो, तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, तो मे बी जो भी आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है, इन योर आर्टिकलशिप, या जो भी आपका कोई सीनियर होता है, तो
आपने उनको काम करके दे दिया, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर एक्सेल में या किसी भी चीज में आपने उनको काम करके दे दिया, और आज आपका प्रिंसिपल तो नहीं कर पा रहा रिव्यू उसको, मे बी वो 2 दिन के बाद करे, 3 दिन के बाद करे, whenever, तो एटलीस्ट ही विल बी इन अ पोजीशन टू मेक यू अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क इन केस सम डेविएशन अकर्स, या अगर उसको आपसे काम समझना भी है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या करता है, अकाउंटेबल बनाता है, किसके लिए, अपने उसके काम के लिए जो विच यू हैव परफॉर्म। ठीक है, अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी कि यार मतलब अगर मेरे पास पुराना कोई भी वर्क पेपर बना हुआ है तो आई कैन रेफर दैट फॉर माय फ्यूचर ऑडिट्स आल्सो। सो दो तो आपकी ऐसे पर्पज हैं जो आपके ऐसे टिप्स पे सॉल्व हो जाने चाहिए बाय यूजिंग योर दिस। ठीक है, कि मेरे को 2 चीजें तो पक्का पता है। अब कई कई बार क्या होता है कि इन द लिस्टेड एंटिटीज या कुछ भी होता है ना, तो बहुत सारी इंस्पेक्शंस होती हैं, बिकॉज आपका जो डेटा होता है, फाइनेंशियल्स होते हैं, वो पब्लिश होते हैं। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को, किसी भी चीज को ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते हो, ऑडिटर्स रिपोर्ट को, फाइनेंशियल्स को। तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारे पास क्या होते हैं, इंस्पेक्शंस होते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस आपके पास वो होगा इन हैंड, तो आप इंस्पेक्शन करते टाइम दिखाओगे क्या? ठीक है, तो लेट्स स्टडी दिस वन बाय वन। द फर्स्ट इज एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। सो व्हाट इज द कीवर्ड हेयर, अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू द फ्यूचर ऑडिट्स, बिकॉज वो फ्यूचर ऑडिट्स में ऑब्वियसली बहुत हेल्प कर रहा है आपकी, बिकॉज अगर कोई लीजेस है, लीजेस इन्वेस्टमेंट्स दे आर वेरी हाई रिस्की एरियाज। ठीक है, तो आप इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी होती हैं और इसका वर्क पेपर रेफर करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो दे आर ऑफ द कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। तो रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू द फ्यूचर ऑडिट्स। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि अनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉज एंड द रेगुलेशंस, अनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद एसक्यूसी 1। तो ये 2 पॉइंट्स को आप एक साथ मर्ज कर सकते हो। मर्ज इन द सेंस की लिखने अलग अलग हैं लेकिन रिलेटेड एक चीज से है कि आपको फैसिलिटेट करता है किसके लिए, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए। और आपका जो भी एसक्यूसी 1 बोलता है कि हमारे पास इस तरीके का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए, तो उसमें भी ये आपका पर्पस सॉर्ट करता है। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तो ऑब्वियसली है और आपका फ्यूचर ऑडिट्स में भी हेल्प करता है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या करता है, assisting the members of the engagement team to direct and supervise the audit work and to discharge their review responsibilities। आज का अगर मैंने कोई काम करा, आज मैंने कैश का अपना वर्क पेपर बना लिया या मैंने आज अपना डेटर का वर्क पेपर बना लिया, आई विल गिव इट टू माय सीनियर, ही विल रिव्यू एंड सुपरवाइज माय ऑडिट वर्क। ठीक है, एंड वो क्या करेंगे, अपनी रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज करेंगे, बिकॉज वो अब मेरे को अपने रिव्यू कॉमेंट्स देंगे कि अच्छा आपके ऑडिट के वर्क पेपर में ये चीजें अभी है जो आपको ठीक करनी है। तो दे विल गेट they will discharge their review responsibilities and assisting the engagement team to plan and perform the audit। तो जैसे होता है ना कि ये तो एक फिक्स लाइन है ही है कि आप ऑडिट को ढंग से प्लान एंड परफॉर्म कर पा रहे हो, मतलब ऐसे आप कुछ भी हैज़ार्डली वे में नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि अच्छा ये वाले स्पेसिफिक एरियाज इसके पास है, ये वाले स्पेसिफिक एरियाज इसके पास है, ये वाले इसके प्रोसीजर्स परफॉर्म होंगे, एविडेंसेस ऑब्टेन होंगे, कंफ्यूजन्स होंगे। So there is a systematic way to plan and perform the audit. So audit documentation will actually help in that thing also. So we have basically 6 purpose which is getting sought by our audit documentation. So the first is हमारे पास accountability of its work। फिर उसके बाद कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस आएगा, किस चीज का कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस आएगा, टू फ्यूचर ऑडिट्स। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एज पर एसक्यूसी 1, फैसिलिटेटिंग द एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लीगल एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लान एंड परफॉर्म और अच्छे से डायरेक्ट सुपरवाइज करना है, वो को डिस्चार्ज करना है, किस चीज को, क्लियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। अगर मैं आपको इसमें अंडरलाइन करा दूं सारे कीवर्ड्स तो देन आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसको क्या करना, याद रखना। ओके, देखो, plan and perform the audit. So what is this? This is PP, plan and perform the audit. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कीवर्ड आएगा, assisting the members, ये तो आप खुद लिख लेना, to direct and supervise the audit work। ठीक है, एंड रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो बेसिकली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डायरेक्ट करना है, एक मिनट यार, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, डीएस। उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्चार्ज करनी है, क्या चीज, रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर आप इसमें से डी कॉमन निकालो तो दिस इज डीएसआर। तो डायरेक्ट, डिस्चार्ज, सुपरवाइज द ऑडिट वर्क एंड रिव्यू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, इवन इफ यू वांट टू टेक डीएसडीआर देन आल्सो इट्स ओके, अदरवाइज डीएसआर भी ओके है। पीपी, डीएसआर। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तो अपने आप में ये वो है, इसके लिए आपको कोई वैसा वाला वो शॉर्टकट नहीं चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो आएगी। ठीक है, कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एज पर एसक्यूसी 1 एंड कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस।
तो आप अगर ये सिर्फ यही वाली चीज याद रखोगे, ये जो मैंने आपको ग्रीन में हाईलाइट करके दी है, प्लान एंड परफॉर्म, पीपी, डीएसआर सुपरवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकालनी है। उसके बाद आप क्या करते हो, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एज पर एसक्यूसी 1, या फिर क्या करते हो, एनेबल करते हो कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट्स वर्क और फ्यूचर ऑडिट्स। तो आपको ये इस तरीके से आपको ये सारे मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म एंड द कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक मिनट। Form, content and extent of the audit documentation. तो auditor shall prepare the audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor having no connection with the audit to understand कि अगर आपने एक वर्क पेपर बनाया, आपने एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाई और आप अभी फ्रेशर लेवल पे हो, ठीक है, मैं एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हूं, तो आप किस तरीके से अपना एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे जो मैं अगर उसको पकड़ूं आज की डेट में उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, तो मुझे क्लिक हो जाए बातें। समझ में आया? मतलब आई डू नॉट हैव एनी प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट दैट यू आर परफॉर्मिंग, बट स्टिल आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि मुझे पता चल जाए कि अच्छा इसका बैकग्राउंड ये हो सकता है। सो व्हाट काइंड ऑफ द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर। तो पहला तो आप उसमें यही बताओ कि आपने कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करें एंड कौन से आपने एविडेंसेस ऑब्टेन करें। तो द फर्स्ट थिंग इज अगेन सिमिलर कि द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन। सेकंड में आपका आएगा नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। आपने कितने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स उस पर लगाए हैं आप, ठीक है, आपका एक्सटेंट कितना बड़ा है, आपने कितनी एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लिए इन केस ऑफ डेटर्स, या नॉर्मल आपको इनवॉइस के सेल्स के इनवॉइसेस से समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ आपने कुछ बैंक स्टेटमेंट, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट रिव्यू करी है। तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, कितनी हद तक आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया है, या फिर कोई भी आपके पास सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं क्या जो बीच में राइज हुए थे ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द कंक्लूजन रीच देयर ऑन, एंड जो भी आपके बेसिस पे सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स थी, ठीक है। तो पहली चीज आपने ये 3 चीज याद करनी है कि जब भी आप किसी को डॉक्यूमेंटेशन दोगे तो आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा, जो भी आपके इससे रिजल्ट्स आएंगे आपको वो मेंशन करने हैं। सेकंड में आपने एक्सटेंट कितना लगाया ऑडिट प्रोसीजर्स का वो देखना है, या फिर आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन्स रीच एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स मेड इन रीचिंग दोस कंक्लूजन्स। ऐसा तो नहीं होगा ना सिग्निफिकेंट मैटर आया, कोई भी बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर आया विच इज आउट ऑफ द बॉक्स और आपने उसको बस करा और उसका आपने कंक्लूजन निकाल दिया। नो, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट भी उसके अंदर लगी होगी कि अच्छा मेरे पास अगर ये मैटर आया था तो आई हैव अप्लाइड दिस जजमेंट ऑफ माइंड, उसकी बेसिस पे मेरा ये कंक्लूजन निकला है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो भी मेरे पास सिग्निफिकेंट मैटर आया उस पे मैंने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट पास करी और उसके बेसिस पे मैंने अपना कोई कंक्लूजन दिया होगा। समझ में आया? फर्दर आपको क्या क्या लोकेट करना है, आपने जो भी आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक मैटर्स टू बी टेस्टेड, लीजेस है तो आपकी उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क, फॉर एग्जांपल ए ने ऑडिट वर्क परफॉर्म करा, एन ने ऑडिट वर्क रिव्यू करा, तो हु परफॉर्म एंड डेट ये, और किसने रिव्यू करा, मैंने, एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू। तो ये चीज भी आपके वर्क पेपर में मेंशन होनी चाहिए बिकॉज इसका भी प्रॉपर हमारे पास एक डेटा बनता है कि किसने काम किया, उसका नाम, कौन सी डेट पे काम किया, किसने रिव्यू करा और उसका क्या है एक्सटेंट ऑफ द सच रिव्यू। समझ में आया? एंड ये अगेन वही है कि ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट द डिस्कशंस इंक्लूडिंग द नेचर with and whom the discussion took place. If auditor identify the information that is inconsistent with the final conclusion regarding the significant matter, he shall document how the auditor addressed the inconsistency. तो अगर मैं इसको आपको पूरा दोबारा से एक बार समझाऊं, form and content and extent of the audit documentation, तो आपको पहले तो अपने results दिखाने हैं, उसके बाद आपका extent क्या रहा है audit procedures का आपको वो बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने significant matters जो भी arise हुए हैं और उसके बेसिस पे जो भी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट लगी है और उसके बेसिस पे जो भी आपके पास कंक्लूजन्स आए हैं आपने वो बताने हैं। उसके बाद हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड डेट, हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क एंड डेट, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर टेस्टेड। आपने जो भी मैटर डिस्कस करा है, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए, ऑब्वियसली यू हैव टू डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट एंड द टीसीडब्ल्यूजी कि मेरे को इसका जस्टिफिकेशन दो, व्हाई दिस मैटर इज देयर इन द करंट ईयर एंड इट वाज नॉट इन द प्रीवियस ईयर। तो आपने डिस्कशन किससे करना है, व्हेन एंड विद whom the discussion took place
एंड अगर सपोज करो कोई भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है और आपका जो कंक्लूजन है, इफ दे आर नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स, आपका कंक्लूजन कुछ और आ रहा है, तो ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट हाउ द ऑडिटर एड्रेस दैट इनकंसिस्टेंसी। तो आपका पूरा कंप्लीट पैक होना चाहिए ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन। ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा लिख रहे हो, बिकॉज मेरे को तो समझ में ही नहीं आएगा कि आपने किस बेसिस पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करी है, आपने क्या क्या उसमें चीजें करी हैं। तो टू गिव अ फेयर आइडिया अबाउट द ऑडिट एंड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आपका इस तरीके से परफॉर्म होना चाहिए कि आपका जो बंदा जो भी आपको रिव्यू करे, जो भी देखे, उसको एकदम इन अ वन वो बर्ड्स आई व्यू में उसको काफी कुछ क्लियर हो जाए। डू गेट माई पॉइंट नाउ? फिर उसके बाद हमारे पास आता है द फॉर्म एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन। ये बहुत सारी चीजें हैं यार, जैसे अब हमने लास्ट टाइम कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड पढ़ा था या हमने ऑडिट प्लान से रिलेटेड पढ़ा था, ठीक है, तो हम उसमें देखते हैं कि डिफरेंट प्लान डिफरेंट तरीके से होता है, हर एंटिटी सिमिलर नहीं होती, ठीक है, तो डिफरेंट एंटिटीज आर ऑलवेज डिफरेंट। तो उसमें आपको क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आपको किस तरीके का याद रखना पड़ता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते समय, कि क्या मुझे फैक्टर्स हैं जो मुझे याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज द साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, मतलब बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। मेरी मटीरियलिटी कितनी ज्यादा है, मटीरियलिटी के बेसिस पे ना आपका स्कोप डिफाइंड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका बहुत सारे आइटम्स हैं विच आर अबव द मटीरियलिटी, तो आपका एक्सटेंड बहुत बढ़ जाएगा टेस्टिंग का। तो आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, नेचर एंड extent of exceptions identified, audit methodologies used, nature of the audit procedures to be performed। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ना बहुत सारी चीजों पे हमारे पास क्या करता है, डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी चीजें जिसपे वो डिपेंड करेगा, आपको ऑब्वियसली नेचर एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट एंटिटीज का डिफरेंट तरीका होता है। कॉम्प्लेक्सिटी पे बहुत डिपेंड करता है, वो कितनी बड़ी एंटिटी है उस पर बहुत डिपेंड करता है। छोटे छोटे कई एंटिटी बहुत सिंपल होती है, उनका बहुत सिंपल सा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बन जाता है, कई बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आप किस तरीके की ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको लिखोगे ना, तो आप किस तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हो। आपका आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा, बिकॉज अगर आप देखोगे ना, अगर आप टेस्टिंग भी करोगे तो यू आर जस्ट टेस्टिंग द आइटम्स विच आर अबव द मटीरियलिटी, तो वो मटीरियलिटी भी आपको अपने वर्क पेपर में दिखानी पड़ती है। यू हैव टू डिफाइन दैट मटीरियलिटी। तो जो भी आपका आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ द मटीरियल मिसस्टेटमेंट उस एरिया से रिलेटेड, उसके ऊपर आपको बहुत डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, the need to document the conclusions or the basis that conclusion not readily determinable from the documentation or work performed, audit methodologies and tools used, because different entities use different tools। सब किसी entity में कोई और tool use होता है, ठीक है, to maintain the data, to maintain the financials, to maintain the work paper, और किसी में कुछ और methodologies use होती है। तो these are certain factors on which जो भी आपका हमने जो ऊपर form and content of audit documentation पढ़ा था, ये depend करता है। मेरे को लग नहीं रहा कि आपको ये पूरा याद हुआ है, मैं इसको आपको दोबारा से याद करा देती हूँ। So the first is size and the complexity of the entity, nature of the audit procedures to be performed, identify risk of material misstatement, nature and the extent of exceptions identified, audit methodologies used, significance of audit evidences obtained, ठीक है, एंड नीड टू डॉक्यूमेंट द कंक्लूजन्स और द बेसिस फॉर अ कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड और द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। मतलब कि अगर सपोज करो आपको कोई भी कंक्लूजन आ रहा है जो आप अभी नहीं दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपको एविडेंसेस मिले हैं, जरूरी नहीं होता ना हर चीज का कंक्लूजन आप दे ही पाओ, कोई चीज होगी आप नहीं दे पा रहे हो उस चीज का कंक्लूजन, तो उसको भी आपने उसका भी इंपॉर्टेंस है जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करोगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, एनालिसिस जो भी आपने इश्यूज मेमोरेंडा करा है, समरीज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ कंफर्मेशंस, चेकलिस्ट जो भी आपने करी है, कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स। सो दीज आर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की चीजें, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी रिकॉर्डेड ऑन अ पेपर और इन एन इलेक्ट्रॉनिक और द अदर मीडिया, मतलब जरूरी नहीं आपको फिजिकल फॉर्म में करना है, यू कैन रिकॉर्ड इट इन एनी मैनर। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट प्रोग्राम है, एनालिसिस है, इश्यूज मेमोरेंडम है, ये सब चीजें हैं जो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो जैसे इसमें इन्होंने समरी भी बना के दी हुई है, तो दिस यू कैन लर्न फ्रॉम दिस समरी, ठीक है।
अब उसके बाद हमने बोला है कि टाइमली प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी आपके पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, दैट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ वेरी टाइमली बेसिस। प्रिपेयरिंग द सफिशिएंट ऑन अ टाइमली बेसिस क्या करते हैं, हेल्प्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंड फैसिलिटेट्स द इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन्स रीच वंस द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। तो मतलब आप खुद सोचो, अगर आपके पास सारी चीजें हैंडी है, ठीक है, अगर आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ दिया और आपने उसके नोट्स बना लिए अच्छे से, ठीक है, आपने उसके कीवर्ड्स अच्छे से लिख दिए, ठीक है, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, मतलब यू आर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, बिकॉज इट विल बिकम लिटिल बिट इजी फॉर यू टू रिवाइज दिस अगेन through that summary and the notes that you have prepared and facilitate the effective review and evaluation of the audit evidences obtained। मतलब कि अगर मैंने बहुत अच्छे से अपना वर्क पेपर बनाया है या मैंने अपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो इट विल बी इजी फॉर somebody else in your case to review and evaluate the audit evidences obtained। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कीवर्ड्स लिखे हैं आर दे करेक्ट, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ और कीवर्ड्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे या कुछ इसमें से डिलीट करने पड़ेंगे। And conclusions reached before the auditor's report is finalized। So what is the benefit of the timely preparation of the audit documentation? That it will help you to enhance the quality of the audit और facilitate क्या करता है, review को and evaluation of the audit evidences obtained and conclusions reached before the audit report is finalized। I think ये बहुत आपको समझ में आ गया क्लियरली कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की हमारे पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो इसका बेनिफिट है, क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एनहांस, फैसिलिटेट क्या करते हैं, इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन्स रीच बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। समझ में आया? सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइमली प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि ऑडिट प्रोग्राम मतलब बेसिकली क्या क्या होता है। तो अगर मैं इसको आपको फिर से रिवाइज करा दूं एक बारी, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास क्या आता है, जो भी हमने रिकॉर्ड करा है, क्या चीज रिकॉर्ड करी है, ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी हमने परफॉर्म करे, उसके बेसिस पे जो भी हमने एविडेंसेस लिए एंड जो भी हमने कंक्लूजन्स रीच करे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या होता है कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस, जिसके बेसिस पे आप ऑडिटर रिपोर्ट बनाओगे, इस तरीके का आपका सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए। एविडेंस की हमारे पास जो ऑडिट है वो बिल्कुल प्लान तरीके से हुआ है। ठीक है, पर्पस में इसका क्या है, प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, डिस्चार्ज डीएसआर, अकाउंटेबिलिटी, फ्यूचर ऑडिट्स, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड कंडक्ट ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फॉर्म एंड कंटेंट मैंने आपको बहुत डीपली समझा दिया है। ठीक है, तो उसमें आपके पास आपका एक्सटेंट, आपके प्रोसीजर्स, आपका सिग्निफिकेंट मैटर, किसने किया था, किसने रिव्यू किया था, और जो भी आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स। ठीक है, उसके बाद ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो भी आपका साइज एंड नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ऑडिट प्रोसीजर जो आप अभी परफॉर्म करोगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड एंड ऑडिट मेथोडोलॉजीज जो भी आपने यूज करी हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द ऑडिट फाइल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्विकली वाइंड अप कर देंगे कि ऑडिट फाइल इसमें क्या क्या, मतलब ऑडिट फाइल बेसिकली क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आया था ऑडिट प्रोग्राम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑडिट प्रोग्राम एंड अगर इसमें से आपको मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ ही आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में इसके खत्म करा दूंगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू वांट सम नोट्स, समरी नोट्स, तो प्लीज subscribe my telegram channel, that is the audit with the CA Nidhi Kalwan. There you will get the entire material and also big news for all of you that I am also launching the test series for the CA Inter students who are appearing in the September 25 exam. So if you really want to write a good test series and if you really want to score an exemption, so please don't hesitate to reach out to me. Thank you so much everyone. Bye bye, take care.